Anybody who can okay, anyways, I'll be starting up और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से हम लोग शुरू करने वाले हैं. So a very good morning to all of you, and we'll start with requirement engineering. We'll see and we'll check out how requirement engineering will work. Okay, so let's start with it. I'll be sharing you the screen. ये देखिए, ये आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है और इसी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के तहत हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे और इसमें जो है देखेंगे कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है हमारे ज़रूरतों में शामिल है ना. तो ये देखिएगा कि इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कहता क्या है कि द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स अ फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशंस एंड एनालिसिस. कहने का मतलब कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है क्या क्या, फिजिबिलिटी स्टडी. और फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में हम लोग जान चुके हैं. फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? ओवरऑल स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट और ओवरऑल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग जो है जो भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके बारे में सारे ज्ञान प्राप्त कर लेना कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो उसको हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं. उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस है. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस का मतलब क्या होता है कि आखिर हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस और उसकी एनालिसिस. एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि आखिर एनालाइज करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमें कितना हमारे लिए कितना फ्रूटफुल होगा. यही नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर बनने वाला है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कितनी है, उसकी एज कितनी होगी. एज मतलब उसका कितने साल के लिए वो बनेगा, कब कब उसका जो है मेंटेनेंस करना होगा. ये सारी चीजें जो है हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में, फिर उसके बाद फिर डिफाइन किया गया. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को हमेशा याद रखें, ध्यान रखें. फिजिबिलिटी स्टडी के बाद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशंस. ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी का फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस का सिस्टम मॉडल के साथ उसके रिक्वायरमेंट होती है और ये सिस्टम मॉडल जो है उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा होता है जो आपको एक्चुअली चाहिए. मतलब सिस्टम मॉडल तभी बनेगा जो आप जब आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, है ना. तो सिस्टम मॉडल कहने का मतलब यही है कि आपका जो रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने देखा है, जो ढूंढा है, वो सारी चीजें उसमें रहेगी. तो ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए, है ना. उसके बाद फिर फिजिबिलिटी स्टडी भी है. फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है कि आपका जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो डिसाइड करता है वेदर और नॉट प्रपोज सिस्टम. यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना. फिजिबिलिटी स्टडी है और इस फिजिबिलिटी स्टडी में ये होता है कि अ फिजिबिलिटी स्टडी डिसाइड्स वेदर और नॉट प्रपोज सिस्टम इज वर्थवाइल. जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं वो किस हद तक सही है और कितना हमारे लिए फ्रूटफुल है. तो ये फिजिबिलिटी स्टडी हमें प्रोवाइड करवाता है. दूसरा है आगे अ शॉर्ट फोकस्ड स्टडी दैट चेक्स. ये क्या है? एक छोटा फोकस्ड स्टडी होता है, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक स्टडी होता है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को. मतलब सिस्टम जो है जो भी हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हमारे कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को वो पूरा करता है या नहीं करता है.
if the system can be engineered using current technology and within budget। कहने का मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं करंट टेक्नोलॉजी के साथ, और उसमें करंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बजट के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पता चला कि अच्छा, बजट हमारा 1 करोड़ का है और बन गया 5 करोड़ में, तो इस तरह का काम नहीं करना है। तो इसीलिए फिजिबिलिटी स्टडी होती है, ताकि हम लोग ओवरऑल उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जान जाएं, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में समझ जाएं कि आखिर काम आगे कैसे होना है। आगे है इफ द सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विथ अदर सिस्टम दैट आर यूज्ड। ये जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, क्या ये दूसरे सिस्टम के साथ भी काम करेगा? अगर काम करेगा तो कैसे काम करेगा? तो ये सारी चीजें जो है इसमें होंगी। तो ये आपका फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। और वही फिजिबिलिटी स्टडी में ये दो ही पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन असेसमेंट। मतलब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, उस इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट के अनुसार भी फिजिबिलिटी स्टडी को ध्यान में रखा जाता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे? हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किसी न किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं। तो क्लाइंट से हम लोग पूछेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो दैट दोज आर द इंफॉर्मेशंस विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट। क्यों? क्योंकि क्लाइंट पैसा लगा रहा है, तो क्लाइंट के हिसाब से ही हमें इंफॉर्मेशन लेना होगा। हाँ, हम लोग उनको सजेस्ट जरूर करेंगे कि अच्छा, क्या ये सॉफ्टवेयर में ये इंक्लूड कर दें, ये इंक्लूड करें कि नहीं करें, क्या ये आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बताइए, हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो कुछ हम लोग सजेशंस देंगे और कुछ उनके पास आइडिया होगा कि आखिर उनको काम क्या करवाना है, तो उनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे हर बार। इसीलिए जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो हर एक उसके जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी एसडीएलसी में पढ़ चुके हैं, तो जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उस फेजेस के अनुसार ही हम लोगों को कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, फिर कोडिंग हो गया, फिर टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो ये सब जो आपके डिफरेंट फेजेस हैं, हर एक डिफरेंट फेजेस को हमें क्लाइंट को बताते रहना होता है कि हाँ, क्लाइंट जो है इस फेज से मतलब खुश है या नहीं है। क्या इस फेज में जो खत्म हुआ है फेज है, इसमें कोई और रिक्वायरमेंट की जरूरत है, क्या कुछ और उसको चाहिए। तो हर बार जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसका डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है उसको भी दिखाते हैं कि हम लोगों ने ये चीज इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर और कुछ इम्प्लीमेंट करवाना है तो आप बताइए। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम द क्लाइंट एंड थ्रू ग्रुप डिस्कशंस ऑल्सो। मतलब कई बार जब सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर बनता है वो तो बनता ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो है हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी कई सारे सजेशंस देते हैं। जैसे कि हम लोग एक ग्रुप मीटिंग करते हैं जिसको कि ग्रुप डिस्कशन भी कहा जाता है, और उस ग्रुप डिस्कशन में ये डिसाइड होता है कि आखिर जो सॉफ्टवेयर बनने वाला है या बन रहा है, उस सॉफ्टवेयर में को कैसे और बढ़िया बनाया जा सकता है, उसको किस तरीके से हम लोग और बढ़िया उसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो ये चीज जो है हमारा सॉफ्टवेयर करता है। तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये चीज जो है आपको मिल जाता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो है जो अराइज होते हैं जनरली क्लाइंट के द्वारा, या फिर जब हम लोग बना रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, तो हम ही लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस जो है अराइज हो जाते हैं जो कि जरूरी होते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं? तो ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चंस फॉर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इफ द सिस्टम वाजंट इम्प्लीमेंटेड? अगर ये सिस्टम में का कोई पार्ट है, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या क्या होगा? अगर करंट प्रोसेस चल रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? व्हाट आर करंट प्रोसेस प्रॉब्लम्स? हाउ विल द प्रपोज सिस्टम हेल्प? जो सिस्टम हम लोग बनाने जा रहे हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो किस तरीके से हेल्प करेगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोगों को ऑलरेडी
रेडी करके रखना होता है, क्योंकि क्लाइंट ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के साथ तैयार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, मतलब अगर उस सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जाए, मिलाया जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होगा। इज न्यू टेक्नोलॉजी नीडेड, मतलब क्या नया टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, और चाहिए तो उसका जो नया टेक्नोलॉजी का जो स्किल्स है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे, और कौन कौन से उसके लिए रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, कौन सा उसमें प्रयुक्त आदमी होगा, तो ये सारी चीज़ें। व्हाट फैसिलिटीज मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रपोज सिस्टम, कौन सा ऐसा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए सिस्टम के द्वारा ताकि हमारा क्लाइंट खुश रह सके। क्यों? क्योंकि पैसा लगाने वाला क्लाइंट है और कंपनी को पैसा क्लाइंट से आता है, तभी डिफरेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बनती है। तो दीज आर द डिफरेंट जो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और इसीलिए जो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की जाती हैं। नेक्स्ट है एलिसिटेशंस एंड एनालिसिस। एलिसिटेशंस एंड एनालिसिस मतलब एलिसिटेशंस रिक्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो उसी में उसी को एनालाइज करना को हम लोग एलिसिटेशंस एंड एनालिसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, एलिसिटेशंस का मतलब समटाइम्स कॉल्ड requirement elicitations or requirements discovery, sometimes called requirements elicitations and requirement discovery। तो कई बार जो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस या रिक्वायरमेंट डिस्कवरी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बनाते बनाते कई सारे नए प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। कई बार आप काम कीजिएगा तो एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा सामने, और जिसमें कि जो है नए तरीके से उसको सॉल्व कर पाइएगा। हर चीज़ में ऐसा होता है। जैसे कि मान लिया कि आपने खाना बना रहे हैं या फिर आप कुछ दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो आप अगर उसमें खाना बनाने में ही कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आप लोग सोचिएगा, अच्छा इसमें ये वाले मसाले भी डाल देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। जब खाकर देखा तो बहुत टेस्टी लगा। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ तो नया एक्सपीरियंस किया, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एलिसिटेशंस में आएगी, क्योंकि जब हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके बनाने के दौरान हम लोग कुछ ऐसे नए नए चीज़ पर भी हम लोग ध्यान रखते हैं जो कि हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और करने के बाद उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पे कहा गया है समटाइम्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशंस और रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स टेक्निकल स्टाफ वर्किंग विथ कस्टमर्स टू फाइंड आउट अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन। कई बार जो है जो टेक्निकल स्टाफ्स जो हैं वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन डोमेन है वो क्या होगा, और उसके बाद उसमें कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसका सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, और ऑपरेशनल और कब तक ऑपरेशनल रहेगा, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड आउट फाइंड आउट अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन, द सर्विसेज एंड द सिस्टम शुड प्रोवाइड द सिस्टम ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो अगर सिस्टम ऑपरेशन आ रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसमें बाधाएं कौन कौन सी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। इट में इन्वॉल्व एंड यूजर्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस। तो ये जो है जितने भी एंड यूजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि आपके इसमें मेंटेनेंस में हो सकते हैं, वे लोग जो हैं दे इन्वॉल्व एंड यूजर्स, मतलब आपके जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके मैनेजर्स भी उसमें हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, मेंटेनेंस टीम भी हो सकती है ना। कुछ कुछ जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट हो सकते हैं, है ना, कई सारे ट्रेड यूनियन उसमें हो सकते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स। क्यों? क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर की नींव इन्हीं लोगों पर टिकी होती है, तो दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस है।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। इसके पहले वाला आप स्टैंडर्ड्स तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स तो वो सब जो है थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसको तो आप लोग पढ़ ही लेंगे किसी भी हालत में, इसको नहीं छोड़ना है किसी भी। यहाँ पे देखिएगा प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, स्टेक होल्डर्स डोंट नो व्हाट दे रियली वांट। स्टेक होल्डर्स कई बार ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली जो है क्लाइंट चाहता क्या है। स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स ऑन देयर ओन टर्म्स, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार स्टेक होल्डर्स जो है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, स्टेक होल्डर्स होते हैं मैनेजर्स, इंजीनियर्स, जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो, डोमेन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो, ट्रेड यूनियंस, ये सब सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेक होल्डर्स जो है वो अपने रिक्वायरमेंट को अपने हिसाब से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर सामने वाला क्लाइंट नहीं कर रहा है, नहीं बता पा रहा है, क्योंकि क्लाइंट कोई जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो। क्लाइंट को तो काम चाहिए, उसको तो सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहेगा तो वो खुद ही टीम डेवलप करके नहीं कर लेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग खुद भी टीम डेवलप करके कर लेते हैं और दूसरे कंपनी से बंदे को हायर कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो भी चीज़ें हों, उसको आउटसोर्सिंग कहलाते हैं वो। लेकिन कई बार जो है अभी क्या है कि जो आपके जनरली जो है वो दूसरे कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देते हैं, सॉफ्टवेयर दूसरी कंपनी बनाती है और उसको वो कंपनी सॉफ्टवेयर बना करके प्रोवाइड करा देती है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स इन देयर ओन टर्म्स। कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से भी बताते हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स, एकदम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग इसको सारा पॉइंट्स को डील कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को लिखिएगा। स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स इन देयर ओन टर्म्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके पास कई सारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे मैं कुछ और बोलूं, मेरे साथ का कलीग कुछ और बोले, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट आ सकता है अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पोटेंशियल पॉलिटिकल फैक्टर्स, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही से बन सके, या फिर उसमें अवरोध पैदा करने के लिए भी कई बार ये लोग जो है दिक्कतें पैदा करने के लिए भी होते हैं। द रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस। जब हम लोग एनालाइज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को तो हो सकता है कि उसमें चेंजेस आ जाएं, और रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं एनालिसिस के दौरान। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया, हम लोगों ने आज प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम मॉडल से शुरू करेंगे, और यहाँ देखिएगा एलिसिटेशन एनालिसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये चलिए फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस का पार्ट ही है सारा, जो कि फिजिबिलिटी स्टडी है ना, और आगे आने वाला सिस्टम मॉडल भी होगा। तो टाइम थोड़ा कम है, तो हम लोग सिस्टम मॉडल्स, सिनेरियोज ये सब कल करेंगे। ठीक है, और इसको जो है हम लोग ख़त्म कर लेंगे, कल तक ख़त्म कर लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग प्रोटोटाइपिंग में, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में चले जाएंगे। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट्स, और स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम लोग जो है इसको कल फिर कंप्लीट करेंगे। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.